Bismillahirrahmanirrahim. You are watching SLO Basic Exam with Jahangir. How to attempt paper in SLO Basic Exams, Computer Science Class 9th. इस वीडियो में हमने एक पेपर फेडरल बोर्ड की वेबसाइट से एक सैम्पल पेपर है वो उठाया है और उसकी प्रपोज्ड सोल्यूशन कि मतलब आप इस पेपर को कैसे अटेम्प्ट करोगे। और इस वीडियो का बुनियादी मकसद ये है कि आप लोग ये सीखें कि आपने पेपर में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है। एक बात याद रखें कि ये पेपर नहीं है, ऐसा ना हो कि स्टूडेंट्स इसको एक पेपर समझे और सिर्फ इसी को याद करें। ये सिर्फ एक पैटर्न शो करने के लिए है और आपको गाइडेंस देने के लिए कि आप पेपर को कैसे अटेम्प्ट करोगे। सबसे पहले पेपर पैटर्न की बात करें कंप्यूटर साइंस की, बोथ फॉर क्लास 9 इन क्लास 10। पेपर का जो ड्यूरेशन है वो 3 आवर्स का होगा। इसमें पार्ट ए जो है वो MCQs होंगे एंड इट विल हैव 12 MCQs जिसके 12 मार्क्स होंगे। और MCQs का जो पार्ट है वो 20 मिनट होगा। आफ्टर 20 मिनट जो है वो आपसे ये पार्ट लिया जाएगा। उसके बाद हमारे पास पार्ट बी जो है, मतलब 20 मिनट्स के बाद शुरू होता है पार्ट बी और पार्ट सी, वो इकट्ठे होते हैं। पार्ट बी जो होता है उसमें 13 शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए होंगे एंड यू विल बी आस्क्ड टू अटेम्प्ट 9 क्वेश्चन आउट ऑफ देम। आपने उसमें से 9 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे और हर एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का होगा। टोटल मार्क्स 27 होंगे। एक बात और भी बताता जाऊं, पिछले साल के स्टूडेंट्स ने जो पेपर अटेम्प्ट किए थे उसमें जो है ना हर एक क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन नंबर आंसर शीट पे लिखा हुआ था। इस दफ़ा फेडरल बोर्ड ने शॉर्ट क्वेश्चन अगर नो करने हैं तो सिर्फ आपको जो है 9 शॉर्ट क्वेश्चन की जगह होगी। तो इसलिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले आपने अपने आप को यकीनी बनाना है कि मैंने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है या नहीं करना, क्योंकि अगर एक दफ़ा आपने क्रॉस कर दिया तो फिर आपके पास जगह नहीं बचेगी। मतलब आप, और इससे पहले बच्चे जो है ना वो 9 से ज़्यादा भी कर लेते थे। तो इसके बाद 2023 ऑनवर्ड जो है जितने भी एग्जाम होंगे इससे आगे, उनमें जो है आपके पास जगह फिर नहीं होगी आंसर शीट में। तो इसलिए आपने पहली बात यह है कि इसको यकीनी बनाना है कि आपने इस क्वेश्चन को करना है या नहीं करना। पार्ट सी की हम बात करें, उसमें 3 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे और आपने उसमें से 2 करने होंगे। और लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो अक्सर पार्ट्स के फॉर्म में आते हैं, पार्ट ए और बी। और आप इस तरह नहीं कर सकते कि एक लॉन्ग का एक पार्ट करो, दूसरे लॉन्ग का दूसरा पार्ट करो। आप इस तरह नहीं कर सकते। अगर आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है तो उसके आपने सारे पार्ट्स करने हैं। अच्छा, हमारे पास जो मॉडल पेपर है उसका पहला क्वेश्चन है राइट डाउन 2 बेनिफिट्स एंड 1 ड्रॉबैक्स ऑफ लेजर प्रिंटर। ये क्वेश्चन है, जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन होगा, लेकिन अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपसे बेनिफिट और ड्रॉबैक मांगे हों तो आपको मजीद कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। बेनिफिट की हेडिंग दे दें ए बी, यहाँ पे 2 लेजर प्रिंटर के 2 जो है वो बेनिफिट्स लेके गए हैं ए बी में। और फिर ड्रॉबैक लेके आपसे 1 ड्रॉबैक मांगा है और उसका ड्रॉबैक हमने लिखा है कि एक्सपेंसिव है और इसका कॉस्ट जो है वो ज्यादा आता है। दूसरा क्वेश्चन आपके पास इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है कि राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 3rd जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। मतलब किसी भी चीज की कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे मांगे जा सकते हैं। अच्छा, ये सिर्फ आपने कंप्यूटर साइंस तक लिमिट नहीं करना, सब पेपर के लिए है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमने कंप्यूटर साइंस का मॉडल पेपर उठाया हुआ है। तो हमसे 3 कैरेक्टरिस्टिक्स मांगे गए हैं। तो जो 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं आपने उसी को उठाना है और उसको आपने लिखना है। अगर जगह हो, बच गए आपके पास, आप बेशक 4th लेके, लेकिन कम से कम जो ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले हैं उसको आपने ऊपर रखना है। तो जिस तरह हमारे पास जनरेशन की हम बात करें कंप्यूटर में तो उसमें टेक्नोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट होती है, तो IC चिप इस्तेमाल होते हैं, वो आपने पहले पॉइंट पे रखना है। और दूसरा जो है उसमें कौन सी चीज़ें मतलब उस जनरेशन के दौरान ईजाद हुई थी, जिस तरह कीबोर्ड और मॉनिटर है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपने ऊपर रखने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, हमने 2 तरह के क्वेश्चन का जिक्र किया। आपके साथ पेपर में ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं जिसमें आपसे बेनिफिट्स या ड्रॉबैक्स या दोनों मांगे हों। और दूसरा जो है किसी क्वेश्चन नंबर 2 में इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि किसी चीज की कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे मांगे हो। तीसरी टाइप के क्वेश्चन कि आपको एक सिनेरियो टाइप का दिया गया होगा। मिसाल के तौर पर, विद इंक्रीजिंग मेमोरी साइज डू यू स्टिल थिंक मेमोरी मैनेजमेंट इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, जस्टिफाई योर आंसर। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं इसके 2 तरह के आंसर होते हैं। आपका जवाब येस में भी हो सकता है और नो में भी हो सकता है। अगर आपका जवाब येस में होगा तो आप उसके रीजन लिखोगे, अगर नो में होगा तो भी आप उसका रीजन लिखोगे। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि अब चूंकि हमारे पास कंप्यूटर की जो मेमोरी है रैम, उसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो अब मेमोरी मैनेजमेंट का इतना ज़्यादा इशू नहीं होना चाहिए। आपके ख्याल में
मेमोरी मैनेजमेंट ज़रूरी है या नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, अगर है तो क्यों है, आप अपने आंसर को जस्टिफाई करो। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो जिसमें आपने जस्टिफाई करना हो तो उसमें आपने रीज़न ज़रूर लिखना होगा। यस, हम कहते हैं कि हाँ मेमोरी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, तो इसकी रीज़न का रीज़न ये है कि चूंकि अभी जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ रहे हैं उसको बहुत ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत होती है, दिन ब दिन ये बढ़ रही है, तो इसलिए और मल्टीटास्किंग भी जो है ना ज़्यादा हो रही है कि एक वक्त में हमने बहुत सारी चीज़ों को चलाना है, तो इसलिए हमारे पास मेमोरी मैनेजमेंट जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का इंपॉर्टेंट फंक्शन है और रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को भी आपने याद रखना है। इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि आपने पर्पस और एग्जाम्पल ये मांगे हैं कि शेयरवेयर और फ्रीवेयर, यहां पे आपसे डिफिनीशन नहीं मांगी, आपसे पर्पस मांगा है और एग्जाम्पल मांगा है। तो यहां पे शेयरवेयर का पर्पस क्या होता है कि आपका ट्रायल वर्जन होता है ताकि लोग ट्राई करें कि उसको खरीदना चाहते हैं या नहीं खरीदना चाहते, तो इसका पर्पस है, और एग्जाम्पल इसकी एंटीवायरस है। इसी तरह हमारे पास फ्रीवेयर जो है इसका भी ये पर्पस है कि मतलब अनलिमिटेड पीरियड के लिए देते हैं, एकेडमिक यूज़ के लिए या पर्सनल यूज़ के लिए, और इसकी एग्जाम्पल हमारे पास गूगल क्रोम वगैरह है। तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाएं तो सिर्फ इस वीडियो का मकसद ही यही है कि आपको ये बताया जाए, आप ये समझ जाए कि किस तरह के क्वेश्चन में हमने करना क्या है। अच्छा, हमारे पास फिर जो है ना थ्री ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट इन कम्युनिकेशन सिस्टम, इसमें आपसे 3 इम्पेयरमेंट मांगे हैं, तो आप 3 लिखोगे, उसको डिफाइन करो। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इट विल बी इनफ फॉर योर आंसर। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि राइट डाउन एनी 3 डिफिकल्टीज अ कंपनी मे फेस इन रनिंग अ बिजनेस विदाउट हैविंग अ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क, अगर ये भी एक सिनेरियो है कि मतलब ऐसा हो जाए तो फिर ये क्या, इसका क्या नुकसान है या क्या फायदा है। तो हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क अगर ना हो तो कंपनी को कौन सी मतलब वो मुश्किलात का सामना होगा। पहली बात, डेटा को शेयर नहीं कर सकते। दूसरी बात, प्रिंटर वगैरह हार्डवेयर को शेयर नहीं कर सकते। और उसके दरमियान कम्युनिकेशन स्लो होगी क्योंकि आपको हर चीज़ लेके जानी पड़ेगी, और एक सॉफ्टवेयर लास्ट सॉफ्टवेयर ये होता है कि आपको हर एक के लिए अलग अलग लेना पड़ेगा। अच्छा, अब ये भी एक जनरल सा क्वेश्चन है कि रिजल्ट तैयार करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर अच्छा होगा, और आप उसका रीज़न भी लिखो। तो स्प्रेडशीट जो है सबसे अच्छा है। उसकी रीज़न क्या है कि स्प्रेडशीट में रोज़ और कॉलम्स होते हैं, हम फार्मूले इस्तेमाल करते हैं, तो मार्क्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं होगी। हमारे पास जो एक्सेल है वो ऑटोमेटिकली उसको कैलकुलेट करेगा। क्वेश्चन नंबर 8, लिस्ट एनी 3 ऑथेंटिकेशन मेथड्स यूज अलॉन्ग विद देयर एप्लीकेशन इन डेली लाइफ। आपसे ऑथेंटिकेशन मेथड के नाम पूछे हैं, लिस्ट, और उनका डेली लाइफ में जो है ना क्या किरदार है, तो वो आपने उसमें लिखना है कि हमारे बायोमेट्रिक्स डेली लाइफ में बैंकों में इस्तेमाल होते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं, एक्सेस कार्ड जो है सिक्योरिटी गेट पे इस्तेमाल होते हैं, पेन जो है यूटिलिटी स्टोर पे, और हमारे जो एटीएम कार्ड होते हैं उन पे इस्तेमाल होते हैं। थर्ड क्वेश्चन नंबर 9, डिफरेंशिएट बिटवीन सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन बाय गिविंग एन एग्जांपल ऑफ ईच। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन आ जाएं तो इसको आप टेबल की सूरत में मतलब कॉलम बनाओ, एक इस तरफ जवाब लिखो, एक इस तरह लिखो, लेकिन इसमें एक चीज का ख्याल रखो कि एक में जो पहला पॉइंट है उसी का जो डिफरेंशिएट वाला पॉइंट है वो दूसरे में भी वही पहला पॉइंट हो, दूसरा पॉइंट आपस में एक दूसरे से डिफरेंशिएट हो, तीसरा पॉइंट आपस में एक दूसरे से डिफरेंशिएट हो। आप अलग अलग हेडिंग देखी भी पॉइंट्स लिख सकते हो, और आप एक टेबल में कॉलम की सूरत में भी आमने सामने भी उसको लिख सकते हो। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10, हाउ इज द जॉब ऑफ सिस्टम एनालिस्ट डिफरेंट फ्रॉम प्रोग्रामर। अब जो है ना, आप ये भी कर सकते हो कि प्रोग्रामर को डिफाइन करो, सिस्टम एनालिस्ट को डिफाइन करो, फिर जो है ना तीसरी हेडिंग दे दो कि डिफरेंस, और फिर वो डिफरेंस मेंशन कर दो। आप इस तरह भी कर सकते हो कि प्रोग्रामर के साथ जो काम है एनालिस्ट का जब शुरू करो तो उधर से बताओ कि इस जगह पे जो है वो प्रोग्रामर से डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 11, राइट डाउन 3 एडवांटेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर पायरेसी। अब सॉफ्टवेयर पायरेसी को जब हम किताबों में पढ़ते हैं तो हमें ये बहुत मतलब नुकसान वाली चीज लगती है, लेकिन इसके कुछ फायदे भी हैं, तो आपने उसके फायदे भी याद रखने हैं कि इसके फायदे क्या है। तो इसके फायदे भी आपने सिर्फ लिखने हैं। 3 फायदे हैं कि जो है ना, आपको पहले पायरेटेड सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करो, टेस्ट करो, अगर अच्छा लगे तो फिर खरीद लो, ठीक है ना। इस पर खर्चा भी कम आता है, सस्ता मिलता है, और आजकल तो 150 रुपये में सीडी मिल जाती है, आप चेक कर सकते हो। और इसका
ऑनलाइन भी आपको मिल सकते हैं, आप दुकानों से भी ले सकते हैं, ये भी है। और दूसरा जो है ना, लोगों का खर्चा इसके साथ बच जाता है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। फेडरल बोर्ड वालों ने भी इसका बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया है कि लिनक्स और मैकिन्टॉश में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आपको अच्छा लगेगा। और अपने जवाब को सपोर्ट करने के लिए दो दो रीज़न भी बताओ। तो इसमें आपके दोनों जवाब ठीक हो सकते हैं। आप लिनक्स भी प्रेफर कर सकते हो, मैकिन्टॉश भी आप प्रेफर कर सकते हो, लेकिन रीज़न आपने लिखनी है। मिसाल के तौर पर आप जवाब लिखते हो कि मुझे जो है ना लिनक्स पसंद है, तो फिर रीज़न में लिनक्स के फ़ायदे लिखोगे, ऐसा नहीं कि लिनक्स की खामियां लिखो। मतलब लिनक्स फ्री है, हम किसी भी कंप्यूटर पे इंस्टॉल करते हैं, और लिनक्स जो है इसमें कस्टमाइजेशन करते हैं, अपनी मर्जी के चेंजेस भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मैकिन्टॉश को पसंद करो, नीचे दूसरा जवाब भी है, तो उसमें आप मैकिन्टॉश के फ़ायदे लिखोगे कि प्री लोडेड होता है, ठीक है ना, इसका सॉफ्टवेयर जो है ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है, और इसकी बाकी डिवाइसेस के साथ, मोबाइल वगैरह के साथ जो है ना, इसकी कनेक्शन बहुत ज़्यादा इजी होती है। तो फिर आप इसके फ़ायदे लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 13, लिस्ट एनी 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर अटैक्स एंड हाउ कैन दे बी प्रिवेंटेड। अब इसमें आपने हेडिंग अटैक वायरस, और नीचे हेडिंग प्रिवेंशन, वायरस के साथ ही प्रिवेंशन कि वायरस से हम कैसे बच सकते हैं। एंटीवायरस को अपडेट करते हैं, हैकर और उससे हम अपने आप को कैसे बचाते हैं, फायरवॉल इंस्टॉल करते हैं, अनऑथराइज्ड एक्सेस से हम पहले उसकी डिफिनीशन, और फिर हम उससे कैसे बचते हैं कि हम उसको अपने कंप्यूटर पे पासवर्ड प्रोटेक्ट करते हैं। बल्कि आजकल तो बहुत सारी जगहों पे जो है ना 2 स्टेप लॉगिन भी होता है। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। आपको 3 गिवन होंगे, आपने 2 दिए होंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमारे पास है कि 4 टाइप्स ऑफ अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया। तो आपने अनगाइडेड मीडिया जो है उसकी थोड़ी सी एक हेडिंग देख के, मतलब एक एक लाइन में, 2 लाइनों में इसको डिफाइन करें। फिर उसके आपने 4 टाइप्स लिखने हैं, और उसका डेली लाइफ में एप्लीकेशन लिखना है। तो इसकी क्या करेंगे, आप पहली हेडिंग दोगे, मिसाल के तौर पर रेडियो वेव्स है, उसको डिफाइन करोगे, और उसके साथ सब हेडिंग दोगे, उस डिफिनीशन के साथ सब हेडिंग दोगे कि इसकी एप्लीकेशन क्या है। तो एप्लीकेशन भी आप लिखोगे, मतलब उन्होंने मेंशन नहीं किया, लेकिन इसमें जो है ना 4 मांगे हैं, तो हर एक के 2-2 मार्क्स होंगे। तो एक डिफिनीशन का होगा, कम से कम एक एप्लीकेशन जरूरी है। अगर आप 2 लिखोगे तो भी काफी है। इसी तरह माइक्रोवेव है, उसको डिफाइन करोगे, उसके साथ एप्लीकेशन दोगे, और उसकी एप्लीकेशन कहाँ पे इस्तेमाल होता है वो आप फिर लिखोगे। इस तरह इंफ्रारेड है और ब्लूटूथ है। फिर एक दूसरा हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन लाइन, डायल अप डीएसएल, एडीएसएल, सीडीएमए, और इनको आपने एक्सप्लेन करना है इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफर रेट, कॉस्ट, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। हर एक के 2-2 मार्क्स हैं। 4 चीजें दी हैं, इन 4 चीजों की आपने ये 4 चीजें बतानी है। तो इसका मतलब ये है कि हर एक में 4-4 पॉइंट्स आएंगे। मिसाल के तौर पर डायल अप का ट्रांसफर रेट क्या है, 56 kbps। दूसरा, जो इसका खर्चा कितना आता है, जो है ना इसका खर्चा कम है, चीपर है, आसान है बाकी के मुकाबले में। इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि हर जगह पे अवेलेबल है, क्योंकि टेलीफोन की तारें हर जगह पे होती हैं। नुकसान क्या है कि आप एक वक्त में वॉइस और डेटा दोनों को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसी तरह ये चारों चीजें जो है ना, ये जो दिए हैं, ट्रांसफर रेट, कॉस्ट, मेरिट और डिमेरिट, चारों के लिए अलग अलग पॉइंट लिखोगे, हर एक का आधा आधा नंबर है। इसी तरह डीएसएल का 4 लिखोगे, आइसडेन का 4 लिखोगे, और सीडीएमए का 4 लिखोगे, तो आपके जो है ना 8 नंबर पूरे हो जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास है ऑपरेटिंग सिस्टम की 2 हमारे पास दिए गए हैं कि आपने बैच प्रोसेसिंग सिस्टम और टाइम शेयरिंग सिस्टम को आपने डिस्क्राइब करना है। दोनों के 4-4 नंबर हैं। तो 4-4 नंबर बराबर करने के लिए आपने जितने उसके हेडिंग्स बना सकते हो, पॉइंट्स बना सकते हो, कम से कम 4 बनाओगे तो आपके लिए बात बड़ी आसान हो जाएगी। अब मिसाल के तौर पर बैच प्रोसेसिंग जो है, उसकी डिफिनीशन, उसके एडवांटेज, उसके डिसएडवांटेज, और उसकी एप्लीकेशन कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। तो 4 पॉइंट हो गए, तो यू विल गेट डेफिनेटली गेट 4 मार्क्स। सिमिलरली टाइम शेयरिंग जो है, उसमें भी आप डिफिनीशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और कहाँ पे इस्तेमाल होता है ये करोगे, तो आपके लिए काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। सो दिस इज ओनली अ गाइडलाइन कि आपने पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। इसका मतलब सिर्फ कंप्यूटर नहीं है, आप किसी भी पेपर को जब अटेम्प्ट करते हो तो आपने इन बातों को अपने जहन में जो है ना याद रखना है। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर द कमिंग एग्जाम। इंशाल्लाह हमारी जो वीडियोस हैं, कंप्यूटर साइंस का तो कोर्स खत्म हो गया है, मैथमेटिक्स शुरू है। बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और हमें अपने दुआओं में याद रखें।
अल्लाह हाफिज़।